अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां बयानिए, इल्ज़ामात, फतह के दावे और शिकस्त की कहानियां सब एक साथ गुत्थम गुत्था हैं। ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती हैं? लाहौर में नवाज शरीफ धुआंधार खिताब करते हैं, कहते हैं कि बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, इस पूरे खेल के किरदार बहुत हैं और कौम ने झूठ, शोर, गालम गलोच और फितना पर मबनी सियासत को हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया है। नून लीग अपनी हालिया इंतखाबी कामयाबियों को न सिर्फ अवामी एतमाद बल्कि अपने रिकॉर्ड की तौसीक करार दे रही है। और वो 4 साल जहाँ पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा। वहाँ एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफ़ा, वो कितनी देर बयानिया चल जाता है कि कोई चोर है, कोई डाकू है, बदतमीजी करो, जलसे में आवाज़ें लगाओ, लोगों को गिरेबान पकड़ो, ये गिरेबान पकड़ के घसीट दो, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। और उन 4 सालों में जिस तरह सियासत को दागदार किया गया, जिस तरह सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारी माशरत के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। उससे बाहर आते आते भी लोगों को टाइम लग जाएगा। फिर मरीम नवाज का बयानिया आता है, ज्यादा जारहाना, ज्यादा पुरएतमाद और ज्यादा सियासी। वो कहती हैं कि अवाम अब नारे और अमली खिदमत के फ़र्क को जान चुके हैं। मुखालफिन का प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है और मोरूसी सियासत का ताना देने वाले खुद घर भर के उम्मीदवार खड़े कर रहे थे। उनके नज़दीक पार्टी की जीत महज वोट नहीं बल्कि एक ऐसी सियासी फैसला है। दूसरी तरफ तस्वीर का वो रुख है नाज़रीन जहां बानी पीटीआई मौजूद हैं, जेल में, अदालतों में और सियासत के बयाने के मरकज़ में। तोशाखाना 2 का जो ट्रायल है वो मुअक्कर हुआ, सेहत के बारे में अफवाहें आईं, मगर जेल इंतजामिया की सख्ती से तरदीद और केपी के वज़ीर आला का ऐलान कि जब तक मुलाकात ना होगी हर जुमेरात वो अडियाला जेल जाएंगे। यूं लगता है कि बानी पीटीआई कैद में है, लेकिन उनकी सियासत अब भी आज़ाद है, मुतहरिक है और असर भी रखती है। ऊपर से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के तंजिया गोलाबारी कि बानी पीटीआई की जेल में 5 स्टार सहूलियात मैसर हैं, डबल बेड, मखमली बिस्तर, बाहर का खाना और मर्जी के चैनल्स। यानी सियासत सिर्फ अदालतों में नहीं नाज़रीन, बेड और खाने के ट्रे तक आ पहुंची है। अब यहाँ एक और रुख सामने आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने विफाकी हुकूमत पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ये अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। एनएफसी इजलास में सनम इजला के फंड्स सूबे को देने का भी मामला उठाएंगे। फाटा इंजमाम के बाद एनएफसी में हमारे हिस्से का तनासुब 19% बनता है और गुज़िश्ता 7 साल से सालाना अरब यानी 350 अरब रुपए का जो हिस्सा वो उनको नहीं मिला। मजीद बना सुहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास हुआ जिसमें पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए की तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का भी ऐलान किया गया। नाज़रीन, सवाल यह है कि इन तमाम बयानियों में हकीकत क्या है? नून लीग की कामयाबी वाकई अवामी एतमाद है या सियासी इंजीनियरिंग का शख्साना? पीटीआई की मुजाहिमत हकीकत है या सियासी मजलूमियत का नया बाब? विफाक और सूबों के फंड्स की तकसीम में कौन सही है और कौन गलत? और सबसे अहम, अवाम उन सब में कहाँ है? महंगाई, बेरोजगारी, मईशत, उन पर बात कौन कर रहा है? या सियासत सिर्फ इल्जामात, मुकदमात, बयानिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद रह गई है? इसी तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, अब आपसे मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है PMLN से आसिफ बाजवा साहब ने और सीनियर एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल साहब। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया और आप दोनों को शो में वेलकम कहेंगे। जावेद इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। जावेद साहब, बताइएगा कि जो नवाज़ शरीफ हैं अपनी वापसी को सियासी इस्तेहकाम का पैगाम कहते हैं, मरीम नवाज़ इसे अवामी फैसला करार देती हैं और बानी PTI जेल के अंदर से भी बयानिए की जंग जीतने का दावा कर रहे हैं। तो सर, तीनों अपनी अपनी कामयाबी के दावे तो कर रहे हैं, अवाम किन की बात मान रहे हैं और सच्चाई किसके बयानिए में है आपके करीब? बहुत शुक्रिया सना, और आपके नाजरीन को और मेहमानों को मेरी तरफ से बहुत सलाम। यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो सियासत है एक अरसे से इसमें मुख्तलिफ रंग दिखाई दिए हैं, लेकिन अगर आप कुछ साल पहले की बात करें और मीसाक़ जमहूरियत की बात करें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में मिल बैठ के एक चार्टर पे दस्तखत किए थे, और वो चार्टर ये था कि किसी भी जो गैर जमहूरी कुव्वत है उसको कंधा न फराहम किया जाए, और कुछ भी हो इख्तिलाफात के बावजूद जो जमहूरी निज़ाम है, जो पार्लिमानी निज़ाम है, जैसे पहले उसके खिलाफ साजिशें होती रही हैं, उन साजिशों का जो है हथियार न बना जाए, उनके लिए ईंधन न बना जाए। मेरे ख्याल में उसके बाद हमने देखा कि निज़ाम तो चलता रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक नई कुव्वत, एक नई सियासी जमात जो कि एक अरसे से ज़ाहिर बनी हुई थी, लेकिन 2010-11 के बाद वो जिस अंदाज से उसने सियासत की और फिर जिस अंदाज से उसको कुछ मतलूबा इमदाद भी फराहम होती रही हमारे मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर तेजी आई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने माजी के तल्ख तजर्बात से बहुत कुछ सीखा। इन सियासी जमातों में बहुत मैच्योरिटी आई, संजीदगी आई, और इन्होंने तय किया कि पाकिस्तान को बहरहाल आगे लेके जाना है, अवाम को आगे लेके जाना है। लेकिन फिर जाहिर है तहरीक इंसाफ एक नई सियासी कुव्वत बन के उभरी। उन्होंने अपनी कैंपेन की, इलेक्शन किया 2018 में, उनको इधर उधर से मदद भी फराहम की गई, उन्होंने एक मैंडेट हासिल किया, उनकी विफाक में भी हुकूमत बनी, पंजाब में भी बनी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सिलसिला पहले से ही जारी था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ अपने तजर्बात से कुछ सीख नहीं सकी। तहरीक इंसाफ के पास हमेशा से ये मौका रहा है कि वो अपने आप को एक जिम्मेदार सियासी जमात साबित करने की कोशिश करे, लेकिन बदकिस्मती से वो हर बार बहुत ही ज्यादा जारहाना अंदाज में, देखिए जारहाना अंदाज से किसी को कोई मसला नहीं है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी भी जारहाना सियासत करती रही है। आप जरूर जारहाना सियासत करें, लेकिन आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। फिर हमने देखा कि इन सारे निजाम के बावजूद आप देखें, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं पाकिस्तान की तारीख में, तो अगर आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को निकालते हैं या मियां नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा को निकालते हैं, तो आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी जानिब अगर आप जैसे कि पीपल्स पार्टी अपने आप को 1973 की खालिक, आइन के खालिक जमात गर्दानती है, आप रिफॉर्म्स की बात करें, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करें, आईनी इस्लाहात की बात करें, उसमें पीपल्स पार्टी का ये हमेशा से दावा रहा है कि उसने बहुत काम किया है। लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ की लेगेसी को अपने सामने रखेंगे तो आपको एक जारहानापन नजर आएगा। हर दौर में अपनी मुखालिफिन की पगड़ियां उछालने का जो सिलसिला है वो आपको नजर आएगा। बिल्कुल जारहाना अंदाज तो वो ठीक है, एक सियासत का हिस्सा भी है, दीगर जमातें भी जारहाना अंदाज गुफ्तगू अख्तियार करती हैं, लेकिन गालम गलोच की सियासत या फितने की फसाद की सियासत, इससे इज्तिनाब फरमाना चाहिए। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं आसिफ बाजवा साहब को, PMLN के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा। आसिफ बाजवा साहब, आप ये बताइए कि सर मुस्लिम लीग नून से जो आप लोग जो दावा करते हैं कि अवाम ने नफरत, फितना और शोर की सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया है, अगर ऐसा है तो सर फिर आपकी जो क़यादत है वो हर जलसे में अब भी बानी PTI के बयानिया का जवाब देने पर मजबूर क्यों है? सर क्या ये एतमाद की अलामत है या ये कोई बेचैनी है आपकी भी पार्टी में पाई जा रही है, जो आप लोग के हर जलसे या हर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी PTI या PTI का तस्करा जरूरी होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
तीनों मुख्तलिफ मैनिफेस्टो पे काम कर रही हैं और हर पार्टी का अपना एक बयानिया है। एग्जैक्टली। आज के इस दौर में जबकि हम 7 सीटें सूबाई असेंबली की और 6 सीटें नेशनल असेंबली की जीत चुके हैं बाय इलेक्शन में, उसके बावजूद पीटीआई की लीडरशिप एक ही बात पे वो उसको स्ट्रेस करते हैं, इस एक ही बात पे उनका नुक्ता है कि जी ये फॉर्म 40 नहीं 47 की पैदावार है। जबकि इस वजह से हमें जो बात आपने की, जो क्वेश्चन आपने रेज किया, उस वजह से हमें इस बात का जवाब देना पड़ता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो नुक्ता नजर है वो एडमिसेबल नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, वो एक तरफा है। देखें, अगर आप फॉर्म 47 की बात करते हैं तो आप केपी में फॉर्म 47 की बात क्यों नहीं करते? वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। वहां पे आज आपने देख लिया परसों के इलेक्शन में 23 नवंबर को हरीपुर में आपने देख लिया कि वहां पे आप नुक्ता नजर लोगों का जो वोट दिया है लोगों ने वो कहां पे है। इसके बाद मैं बुनियादी बात ये करना चाहूंगा कि ये लोग सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशन लेके गए, वहां से इनको कहीं भी रिलीफ नहीं मिला और उसके बाद ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, अपीलेट कोर्ट में, वहां पर भी पीटीआई के किसी लीडर को किसी जज ने किसी भी स्टेज पे किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। बात यह है कि अगर इनके पास कुछ एविडेंस होती, अगर इनके पास कोई स्ट्रांग बात होती तो ये वहां पे साबित करते और ये वहां से रिलीफ ले लेते। इसलिए हम अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ये कहते हैं, हमारा इस बात के ऊपर इत्मीनान बड़ा है कि फॉर्म 47 का जो झूठा प्रोपेगेंडा पीटीआई ने किया है वो गलत है, वो बेबुनियाद है। वो ये समझते हैं कि उनके पास मासवाए इस बात के कि फॉर्म 47 की बात करें। अब इस बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप पहले दर्जे की, दूसरे दर्जे की, तीसरे दर्जे की और चौथे दर्जे की, आई मीन टू से अबाउट जनरल वर्कर की लेवल पे भी ये बात साबित हो चुकी कि उनका वर्कर, उनका लीडर, उनकी लीडरशिप पहले से चौथे दर्जे तक वो आपस में इस बात पे नाला है एक दूसरे से, वो आपस में स्कैटर्ड हो चुके हैं। वो इसमें एक दूसरे से सख्त तरीन इख्तलाफ राय रखते हैं कि हमें सिर्फ एक ही बयान आता है कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, हमने इसके अलावा उनके पास कोई बयानिया नहीं है। इसलिए हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर करने के लिए उनकी बात का ये जवाब देते हैं और हमारे इस जवाब को अवाम में पजीराई हासिल है। ठीक है, अजहर सिद्दीकी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, आप मौजूद हैं हमारे साथ, तो सर ये बताइए कि जो पीटीआई से जो मतलब बानी पीटीआई जेल में है, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियां हैं, मुकदमा दर मुकदमा चल रहे हैं, इसके बावजूद आप कहते हैं कि आवाम पहले से ज़्यादा जोश में है, तो सर ये क्या ज़मीनी हकीकत बोल रही है? अच्छा ठीक है, अभी उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो जावेद साहब, आप तो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो हम इस वक्त देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़, जो पीटीआई बड़ा दावा करती रही है और अभी वो अपनी इसी बात के ऊपर हैं, जबकि अभी जो बाई इलेक्शन है उसके बाद सिचुएशन बहुत क्लियर सामने आ गई है कि पंजाब को छोड़ दें, अगर हम सिर्फ केपीके की बात करें जो कि उनके गढ़ माने जाते हैं, वहाँ पे भी जो है बढ़तरी हासिल हुई है, अददी जो है बढ़तरी हासिल हुई है किसको? पीएमएलएन को। तो जो उनका गढ़ है तो वो सही डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि एक वक्त था कि यही पीटीआई कहती थी कि अगर खंबा भी खड़ा कर दें तो उसको भी वोट पड़ जाएंगे पीटीआई के नाम पे। तो सर अब क्या हुआ है? उन्होंने डिलीवर सही नहीं किया और उनके अब अवाम जो है कि वाकई समझ चुके हैं कि वो उनकी सही सिलेक्शन या चॉइस नहीं थे। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो एक जमाना रहा है कि पीटीआई जो है या खान साहब जो है वो खंबा भी खड़ा कर दें तो वो जीत जाएगा। ये देखें, इस वक्त पंजाब के अंदर अगर आप तहरीक इंसाफ को देखें तो पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल एक जमूत का शिकार है। वहाँ पे जाहिर है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मरियम नवाज शरीफ वहाँ पे डिलीवर कर रही है और उनका कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ना हो। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के वजीर आला या यहाँ की जो सियासी क़यादत है वो ये ना कह दे कि जी हम अपने बानी से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। ख्वाहिश ज़रूर रखें,
लेकिन हम जो है बानी से मिलने के लिए और उनको रिहा करने के लिए हम हर हद तक जाएंगे और हम जो है एहतजाज करेंगे। यानी आप देखें कि तरजीहात का जो तयन है वो किस तरह से किया जा रहा है। एक तरफ एक सूबाई हुकूमत जो है वो ये सोच रही है कि हम विफाक के खिलाफ एक बार फिर नबरदाजमा होंगे, एक बार फिर विफाक के खिलाफ अपने खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए चढ़ाई करेंगे। और एक ऐसा सूबा जहां दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है, जहां सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जहां से इन्वेस्टमेंट चली गई है, इसी दहशतगर्दी की वजह से उसूली तौर पे तो नए वज़ीर आला को, नई हुकूमत को ये सोचना चाहिए था, उन्हें विफाक के साथ बैठ के मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए था। वो हर रोज सुबह दोपहर शाम 3 वक्त वो इसी सोच में रहते हैं कि कैसे उनकी मुलाकात होगी और कैसे उनकी जो बानी की रिहाई होगी वो विफाक को दबाव में लाके हम करेंगे। देखें, विफाक कभी भी इस तरह से दबाव में नहीं आएगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो पहले वज़ीर आला थे, उन्होंने 2 बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, क्या फर्क पड़ा इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को। मकसद कहने का यह है कि अवाम अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि हमने वोट उन लोगों को करना है जो मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्होंने एक इलेक्शन किया, पंजाब के अंदर उन्होंने इलेक्शन नहीं किए, वहां तो बाइकआउट किया हुआ था, बिल्कुल, लेकिन NA18 पर उन्होंने इलेक्शन किया। वहां पर वहां पर उनकी बड़ी उन्होंने कैंपेन भी की, बड़ी सख्त कैंपेन भी की। उनके मुकाबले में जो मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी कैंपेन की। फर्क सिर्फ ये था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उमर अयूब की अहलिया साहिबा हैं, शहरनाज उमर अयूब के लिए जो कैंपेन हो रही थी, उस कैंपेन के अंदर यूसुफ अयूब साहब, उमर अयूब साहब और उनके जो मेल जो सपोर्टर्स थे, वो जो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, धमकियां इस्तेमाल कर रहे थे, उसे वहां के अवाम ने को मस्बत नहीं लिया। दूसरी तरफ बाबर नवाज खान ने जो कैंपेन की, उनकी कैंपेन में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट का पहलू था। वो बार बार अपने हर जलसे में ये कहते थे कि मेरे मुकाबले में एक खातून है, वो खातून हमें बहुत अजीज हैं, वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिल्कुल रिवायात भी हैं, मेहमान नवाजी भी है, और ये सारी जो चीजें हैं इनको देखा जाता है। अवाम ने बाबर नवाज की कैंपेन को देखा है और उन्होंने कहा कि देखें, ये जो उम्मीदवार हैं ये एक मैच्योर सियासत कर रहे हैं, एक मैच्योर इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं। लोगों ने वहां पे उनको वोट किया। ये बहुत बड़ा धचका है एक ऐसे सूबे में जहां पे ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पे उनकी 2/3 अक्सरियत है। इससे भी मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को ये समझना होगा कि उन्हें हर सूरत में गवर्नेंस देनी होगी, उन्हें काम करना होगा, उन्हें जो अवामी तवक्कुआत के मुताबिक तीसरी बार जो अवाम ने मुंतखब किया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्हें उन तवक्कुआत पर पूरा उतरना पड़ेगा। अदरवाइज लोगों के पास फिर चॉइस मौजूद है और उन्होंने वो NA18 के अंदर साबित किया। अच्छा, आसिम बाजवा साहब, आप अब जो सिचुएशन बन गई है, तो लेकिन जो बयानिए की सियासत की जा रही है, आपको क्या लग रहा है सारी सिचुएशन में आवाम किधर खड़ी है और आप लोग ठीक है डिलीवर कर पाए? और हम देख रहे हैं कि पंजाब में बिलखुसूस अगर बात की जाए तो वहाँ पे बहुत काम भी हुआ है, लेकिन सर आपकी जो हुकूमत अपनी जीत को जो रिकॉर्ड की तौसीक कहती है, मगर शायद अगर हम मईशत की बात करें, तवानाई की बात करें, महंगाई और बेरोज़गारी पर जो नताइज हैं वो लोगों की जेब में महसूस होते हैं। सर, तो तकरीरों में नहीं, आवाम को बताएं कि कब तक ये बयानिया काफ़ी होगा और असल नताइज कब आएंगे, कब लोगों को डिलीवर होगा इस सेक्टर्स में, इस पॉकेट्स के अंदर। देखिए, बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक पेश की गई और PTI की जो हुकूमत थी उसको चेंज किया गया और उसके बाद केयर टेकर भी आए, आप उस वक्त के उस स्टेज को और उस वक्त के जो पाकिस्तान के इकोनॉमी के हालात थे, आप जैसे सीनियर सहाफ़ी भी और पूरी दुनिया की जो ज़राए इब्लाग थे वो ये समझते थे कि पाकिस्तान इज जस्ट टू गो एज ए डिफॉल्टर। लेकिन हमने, हमारी टीम ने, हमने और दीगर जमातों ने, जो कोalition गवर्नमेंट थी, उन्होंने इतनी मेहनत की कि उसको बचाया गया। अब आते हैं इस 2024 फरवरी के इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है, उसमें आप देखें कि अब हमारी जो इस टीम की जो हार्ड वर्किंग है, जो मईशत की तरफ जाना था, जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरी जो इंटरनेशनल बरादरी है उनके साथ जो हमारे तल्लुकात थे उनको बेहतर करना हो, या इंडिया के साथ जंग का, ये वही इमरान खान थे ना
जब इंडिया ने पाकिस्तान ने उनका जहाज मार गिरा एबटाबाद में, तो हालात खराब थे, तो फिर उन्होंने एट द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा, क्या करूं मैं जंग शुरू कर दूं, इंडिया के ऊपर हमला कर दूं। तो इस गवर्नमेंट ने और उसके बारक्स हमला करके दिखाया कि हम हमला कर सकते हैं। हमारी पाक फौज इस काबिल है कि हम उनको उनके घर में घुस के हमने मारा। और आज दुनिया का जो सबसे बड़ी सुपर पावर है, आई मीन टू से अबाउट ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो कोई 20वीं दफा ये कह चुका है कि पाकिस्तान ने उनके साथ जा। अच्छा, अब बातें हैं मईशत की तरफ। अब देखें, डॉलर स्टेबिलिटी है, जो पाकिस्तानी करेंसी है एज कम्पेयर्ड विद अदर कंट्री, अदर जो डॉलर है या दूसरी ममालिक की करेंसी है उसके मुकाबले में। उसके बाद आप हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको देख लें, आज देख लें हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। आज आप देखें कि पाकिस्तान में जो करप्शन थी, जो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल पे थी, उसके ऊपर मरियम नवाज की किस तरह गिरफ्त है, और जो FBI है वो उसमें कितनी तब्दीलियां की जा चुकी हैं। हेल्थ के मामले में आसिफ बाजवा साहब, कलामी की माजरत, अभी करप्शन पे बात कर लेंगे, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब ने तो आपकी हुकूमत पे 5,300 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा दिया है, उस पे आएंगे। लेकिन हमें अभी अदील अहमद साहब ने ज्वाइन किया PTI से, जरा उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, आपका भी मौक़िफ़ लेंगे अभी, ज़रा मैं अदील अहमद साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। सर, आप मौजूद हैं हमारे साथ, वेलकम कहेंगे आपको शो में। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अदील साहब, ये बताइए कि जो बानी PTI हैं वो जेल में है, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है, मुकदमात पर मुकदमात हैं, लेकिन आप लोग इसके बावजूद ये कहते हैं कि अवाम पहले से ज़्यादा जो है जोश में है और आप लोगों को उनकी बड़ी हिमायत हासिल है। तो सर, ये सियासी नारा है जिसे आप दोहरा रहे हैं दोबारा, क्योंकि सर अभी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें सिचुएशन तो बिल्कुल 360 जो है वो घूम गई है और बिल्कुल डिफरेंट नताइज आए। जो आप लोग के गढ़ थे, बिलखुसूस KPK की बात की जाए तो सर वहाँ पे भी आप लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा कि उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि आप लोग हमेशा फॉर्म 47 की बात करते हैं। तो सर, आप लोगों को तनकीद का हक नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 का शोर तो मचाते हैं, लेकिन जब अदालत सबूत मांगती है तो आप लोग जो है तारीख पे तारीख लेते हैं, कोई ठोस शवाहिद नहीं जमा कराते। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, धांधली की फॉर्म 7 की, इलेक्शन कमीशन की जो बायसनेस है, जो इलेक्शन कमीशन की आइन शिकनी है, वो रोज़े रोशन की तरह आया है। और मैं बाकी पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं अपने हल्के के तमाम शवाहिद सबूत आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूं, जो मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं इलेक्शन के अमले के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स के साथ, और जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे जारी किए। सिर्फ एक फॉर्म आप उठा के देख लें और मुझे इस बात का जवाब दे दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 100% रजिस्टर्ड वोट किस तरह से MKM को कास्ट कर दिया और बाकी सारी जमातों को 0 वोट दे दिया। क्या उस हलके के अंदर कोई एक वोटर नहीं मरा पिछले 5 साल में? और अगर मरा है तो मरे हुए वोटों लोगों ने आके वोट कैसे डाल दिया? क्या कोई एक बंदा भी मुल्क से बाहर नहीं था जो वोट देने के काबिल नहीं था? सर, लेकिन अब आप इससे आगे आ जाएं। सर देखिए, आप लोग बड़ा अदील साहब, आप लोग जो है इस बात के लिए काफी, आप लोग हमेशा आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, आप लोग दावा करते रहे कि अवाम का जो है बड़ा आप लोगों के ऊपर एतमाद है। सर, वो एतमाद नजर नहीं आया ना बाई इलेक्शन में? कैसे नजर नहीं आया? आप ये बात सर, आप लोगों ने शिकस्त का सामना हुआ है, आप लोग तो कैसे आप लोगों के ऊपर एतमाद है? अगर एतमाद है तो फिर आप लोग कैसे वहां पे आपके जो गढ़ हैं, जो आपके हल्के हैं, जहां पे आप लोगों का जो है बड़ा आप लोग रूल करते हैं, वहां से आप लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और क्लीन स्वीप किया है नून लीग ने। मैं इस बात पे आपके जो है वो मातम ही कर सकता हूँ कि आप अगर ऑन ग्राउंड अभी आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम को मैं अगर जो आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है और ब्रॉडकास्ट के पास से मैं रोक के आपकी जगह में किसी और की तस्वीर लगाकर किसी और की आवाज के साथ इसको नशर कर दूं, फॉर्म 47 का प्रोग्राम। सर, 2018 में आप लोग जीते थे अदील साहब, 2018 में आप लोग जीते थे ना यहीं से, तो सर फिर वो भी नून लीग पे आप लोग पे वो लोग भी आप पे यही इल्जाम लगाते थे। मुझे बात तो मुकम्मल करने दें। जी जी जी, बात मुकम्मल हो जाए तो आपको समझ आ जाएगी बात। ठीक है, तो सवाल आपने किया उसका मुकम्मल जवाब मैं दे दूं। ठीक है। अगर फॉर्म 45 में अवाम जो है बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कर रही हो और इलेक्शन कमीशन के नताइज जो है वो रोक दिए जाए
और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फॉर्म 45 की जगह इलेक्शन कमीशन के अपने तैयार करता फॉर्म 45 वो सिस्टम के अंदर एंटर करके और फॉर्म 47 प्रोड्यूस करके वो नून लीग को जितवा देती है, तो इसको आप ये कहेंगे कि आवाम ने जो है वो आपका आवाम ने एतमाद का इजहार नहीं किया? मेरे ख्याल से तो ये बड़ी डिसऑनेस्टी है। तो सर यही इलेक्शन कमीशन था 2018 में भी माजरत के साथ। मुझे प्लीज एक बात बताएं जी। कि जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया वहां का टर्नआउट रेशो कितना है? कितने लोग निकले वोट डालने के लिए? इसका मतलब यह है कि अगर जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंटेस्ट नहीं किया और 10% लोग वोट डालने नहीं निकले तो अवाम का एतमाद उस हलके में नहीं है, उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है जिसमें अवाम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टिसिपेट केपी में किसकी गवर्नमेंट है? केपी में किसकी गवर्नमेंट है? तो जिस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टिसिपेट किया वहां का टर्नआउट भी ज्यादा निकला, लेकिन उसके बाद उसी तरह चेंज कर दिया गया जिस तरह 2024 के इलेक्शंस में फॉर्म 47 बनाकर जो है वो चेंज कर दिया गया। और ये तो पूरी कौम को पता है। आपके अपने मीडिया हाउसेस ने जो है मेरे हल्के के नताइज जो है वो नशर किए, सारी रात नशर करते रहे और सुबह 10:30 बजे जो है अचानक फाइनल रिजल्ट जो है वो तब्दील हो गया। आपके तो मीडिया के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास अपनी रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं जिसमें आप लोगों ने मुझे जितवा दिया था, लेकिन अगले दिन 10:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने मुझे हरवा दिया। तो अच्छा। ये जो है पाकिस्तान के अंदर वो चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर कहा था कि इस इलेक्शन का लड़ने का कोई फायदा नहीं, इसको बाइकआउट किया जाए। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था। इस मुल्क में इस निजाम के तहत इलेक्शन लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल से GHQ को वहीं से आपके फॉर्म 47 पे के तहत अपॉइंट कर देने चाहिए अपने MNAs। ये इलेक्शन की एक्सरसाइज करके अरबों रुपए लोगों के बर्बाद करके। सर एक बात कतई कलामी की माजरत अदील अहमद साहब, बात सारी फिर वही आ जाती है कि जब 2018 में आप लोग ने इलेक्शन जीता था तो उस वक्त सारे नताइज सही थे, दुरुस्त थे, क्योंकि यही इल्जामात नून लीग आप पे उस वक्त लगा रही थी। आज अगर वो जीत गए आप लोग इल्जाम, तो इस इल्जामात की सियासत से बाहर आ जाएं। और जरा हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जी जावेद इकबाल साहब, मेरा जवाब ले लें। उस वक्त भी नताइज दुरुस्त नहीं थे। नताइज दुरुस्त करने के लिए कौमी असम्बली के पहले इजलास में वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, एक कमेटी तश्कील दी जिसके सरबराह परवेज खटक साहब को बनाया, पूरी ऑपोजिशन को दावत दी कि पूरे पाकिस्तान में जिस हल्के में आपको एतराज है अपनी एतराज जो है इस कमेटी को जमा कराएं। हम ना सिर्फ उस हल्के के नताइज को खोलेंगे बल्कि उसमें री इलेक्शंस भी करवाएंगे। किसी ऑपोजिशन मेंबर ने किसी एक हल्के की शिकायत उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर जमा नहीं करवाई। पार्लिमानी कमेटी से बड़ा कोई फोरम नहीं था जो वजीर आजम साहब उस वक्त ऑफर कर सकते थे। 2018 के नताइज के ऊपर सबको एतराजात थे। हमें यह एतराज था कि हमारी बहुत सारी सीटें हमें हरवा कर हमारी मेजॉरिटी को जो है वो माइनॉरिटी में तब्दील किया गया और हमें बेसाखियों वाली हुकूमत दी गई। ये हमारा भी एतराज था। यही वजह थी कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान में, उसकी कानून साजी की, ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट दिया वोट का कि पाकिस्तान में एक साफ शफाफ तरीके से इलेक्शंस जो है उनका इनेकाद किया जा सके। लेकिन रजीम चेंज के बाद सबसे पहला काम जो इस PDM ने और जो इस मुल्क की फौज ने किया वो ये किया कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून जो है उसको रोल कर दिया और ओवरसीज का जो वोट था उस कानून को भी खत्म कर दिया। यानी ये PDM और इनके साथ जो पीछे इनके हैंडलर्स हैं वो चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शंस हो। वो चाहते हैं कि फॉर्म 47 बने। वो चाहते हैं कि जो जीते उसके नताइज तब्दील करके हारे में। सर ठीक है, अब आप ठीक है, हमें आसिफ बाजवा साहब भी सुन ही रहे हैं, आपकी गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। पे ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते। हम तो इस निजाम को शफाफ करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन नहीं अदील अहमद साहब, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जरा आप थोड़ा सा उनको भी हम सुन लेते हैं, क्योंकि आपने जो बात कही है सबको हम मौका दे देते हैं। आसिफ बाजवा साहब क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि जी को आप डिनाई कर सकते हैं कि हमने जो है शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस की, हमने शफाफियत के लिए ओवरसीज को शामिल किया इस प्रोसेस में, हमने इलेक्शंस की शफाफियत के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई, उसमें सबको दावत दी कि आप अपनी शिकायत जमा कराएं। ठीक है, इन हकाइक को आप डिनाई ठीक है आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं ना, उनसे जवाब ले लेते हैं। आसिफ बाजवा साहब, कब हम हमारे कानों में ये जो है बात हमें सुनने को मिलेगी कि जी ये शफाफ इलेक्शन हुए थे? क्योंकि जो जीतता है वो कहता है कि शफाफियत के साथ इलेक्शन हुए और जो हारता है वो इल्जामात लगाता है, वो कहता है फॉर्म 47 लेकर आए आप लोग। सर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि मैं ये अर्ज करूं कि ये इन्होंने फरमाया कि चेयरमैन PTI ने कहा था कि मैं एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देता हूं और उस पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान सारे के सारे PTI के थे और उसको चेयर करने वाले भी PTI के थे। यानी जिनके ऊपर इल्जाम था
वही मेंबरान और वही लोग जो थे वही उसको चेयर करेंगे, उसको किसी ने तस्लीम नहीं किया था और उन्होंने उसमें मेंबरान नहीं रखे थे। नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की। पूरी दुनिया में जिस मुल्क में भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोट हुए उसको बंद कर दिया गया। उसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल दूंगा। मैं आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं लाहौर हाई कोर्ट बार का मेंबर हूं और जब 2017 में सबसे पहली दफा लाहौर हाई कोर्ट बार में इलेक्ट्रॉनिक मशीन को उन्होंने इस्तेमाल किया, अब मैं वहीं पे मौजूद था जब 1.5 घंटा हो गया, 9 बजे पोलिंग शुरू हुई और 10:30 बजे उन्होंने चेक किया तो सिर्फ टोटल वोट जितने कास्ट हुए थे सारे के सारे एक ही पार्टी को गए थे। वो सारा इलेक्शन जी सर याद है, वो उस मशीन के अंदर एरर की भी बातें हुई थी, वो बातें भी सामने आई थी। ठीक है, ये बातें इनके दिल में रखनी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, आप ये बात करते हैं, मैं इनको ये याद कराना चाहता हूं कि वानी पीटीआई ये कहते थे कि हम बात करेंगे 2018 के इलेक्शन से पहले कैंपेन में उन्होंने कहा था कि हम जो इलेक्शन के मुतल्लक इस्लाहात हैं हम वो लेकर के आएंगे। मुझे ये बताएं कि मास सवाए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के कोई भी बात इन्होंने उसमें कोई अमेंडमेंट की? इलेक्शन कमीशन के जो बाई लॉज थे उसमें कतई तौर पे नहीं की। अब बात करते हैं कि ये कहते हैं कि जो इलेक्शन है कभी भी दुरुस्त नहीं हुए, इस बात को ये मानते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या केपी में दुरुस्त इलेक्शन हुए हैं और सिर्फ पंजाब में ही गलत हुए हैं? और अगर पंजाब में गलत हुआ है तो इनको कहां से रिलीफ मिला है? तो आज की बात जो आज ही ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो भी आपने रेफर की अताश खान साहब की बात को, ये कहीं कभी कोई एविडेंस ही नहीं देते। आप रिकॉर्ड मंगवा के चेक कर ले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वहां पे ये आर्गू करने को तैयार नहीं है, एविडेंस देने को तैयार नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके पास मास वाए गालम गलोच के, एक दूसरे की इंसल्ट करने के कोई इनके पास कोई बात नहीं है, कोई आर्गूमेंट्स नहीं है। उसकी मैं एक और मिसाल दूंगा कि जब इमरान नयाजी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ये कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलाते थे। ये अपने जो इनके उनको कहते थे ये मेरा शेर आ गया, ये मेरा चीता आ गया, वो लोग जो टीवी टॉक शोज पे बैठ के जितनी इंसल्ट करते थे अपोजिट पार्टीज की, तो उनको शेर कहते थे, उनको शाबाश देते थे और उनके साथ मीटिंग्स करते थे। कभी कैबिनेट मीटिंग नहीं करते थे। कैबिनेट मीटिंग में वो काम करते थे कि जो चीजों जिनको ओपन करके कैबिनेट से मंजूर कराना था उसको बंद लिफाफे को ठीक है आसिफ बाजवा साहब, जी आप खत कलामी की माजरत, हमें शहबाज शाहीन ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका। सर हमारे साथ PMLN की भी नुमाइंदगी हो रही है, PTI से भी मौजूद हैं और हमेशा की तरह जो बाई इलेक्शन के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है वो यही कहा जा रहा है कि मैं ना मानूं की रट है। PTI कह रही है कि जी ये धांधली हुई है, हम इस नताइज को नहीं मानते, और हुकूमत कह रही है कि जी हमारी परफॉर्मेंस और हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर हमारा सिलेक्शन किया गया है। तो क्या कहेंगे आप? इल्ज़ामात की भरमार है, बयानात की लड़ाई है, प्रोपेगेंडा की अलगार है, क्या ये सियासी इंतशार सिर्फ वक्ती शोर है सर, या ये पाकिस्तान की सियासी रिवायत बन चुकी है? देखिए, मसला इस बात का नहीं, मसला ये चीज है कि हमने इमरान खान की हुकूमत से अगर PMLN कंपैरिजन करती है तो उन्हें कंपैरिजन ऐसे करना चाहिए कि इमरान खान की हुकूमत में कर्जा कितना था और हमारी हुकूमत ने कर्जा कम कर दिया। इमरान खान की हुकूमत में बेरोजगारी ज्यादा थी, हमने कम कर दी। इमरान खान की हुकूमत में GDP जो थी वो ग्रोथ कर रही थी, लेकिन हमारी ज्यादा ग्रोथ कर रही है। इमरान खान की हुकूमत में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी, हमने कम कर दी। क्या इमरान खान की मसलन करप्शन ज्यादा थी, अब करप्शन कर रही? ये तो कंपैरिजन हुकूमतों में हमने देखा है बड़े सालों से जो करप्ट होती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या हमारी बेरोजगारी में, हमारी करप्शन पे, हमारे कर्जे पे, हमारी GDP पे क्या असर पड़े हैं? यानी कि एक गरीब मुल्क है, उस पे प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम पाकिस्तान अब 1.5 से पौने 2 साल की हुकूमत में 34 से ज्यादा बैरूनी सरकारी दौरे किए हैं। पाकिस्तान में गरीब गुर्बत की लकीर से जो नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी रेशो 44.6 हो चुकी है। शहबाज शरीफ की हुकूमतों में
3 मिलियन से जायद लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अभी आपको मैं यूनिसेफ की रिपोर्ट जो अगर बताऊं, जून 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में 22,000 या 8 मिलियन से जायद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिनकी उम्रें 6 साल से 16 साल तक है। अब जिमनी इंतखाब की बात कर रही है, तो जिमनी इंतखाब हमेशा हुकूमतों के होते हैं, लेकिन जो इनकी बुनियाद है वो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का उन्हें निशान नहीं मिला, उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया। उनके ए बी कैटेगरी वाले या तो वो इश्तहारी थे, मफरूर थे या जेलों में थे। थर्ड सी डी कैटेगरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली सही तरह। वो 8 फरवरी के जो नताइज हैं वो भी आपके सामने हैं। अब जिमनी इंतखाब में तो उन्होंने 2 सीटों पे, हालांकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंतक की समझ नहीं आई, अगर बाइकाट ही करना था तो तमाम सीटों पे बाइकाट करते। उन्होंने हरीपुर की सीट पे जो था वो टिकट दे दिया गया और लाहौर की में टिकट दे दिया, बाकी को उन्होंने बाइकाट कर दिया। हालांकि ये बाइकाट ऐसा करना था तो तमाम सीटों पे करते, 2 सीटों पे करना ये मुनासिब नहीं है जो पीएमएलएन को। अच्छा शहबाज, लेकिन एक बात बताइएगा कि जो केपी हुकूमत ने जो है ये इल्जाम आयद किया है कि 5,300 अरब रुपए का जो इल्जाम लगाया है, विफाक की तरदीद है और एनएफसी हिस्से पर खुली लड़ाई है, ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या सूबा जो है मरकज ताल्लुकात में एक बड़ा बहरान तैयार हो रहा है? किस तरह देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन को? क्योंकि इल्जाम तराशियां तो सर वो खत्म ही नहीं होके दे रही ना दोनों तरफ से। इल्जाम तराशियां तो दोनों तरफ से चल रही हैं, लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ, डिलीवर क्या किया है करप्शन में? तो नो डाउट कि करप्शन में वफाक में आप पिछले साल की निस्बत लगाएंगे तो इस साल ज्यादा करप्शन हुई है। अब जैसे जैसे आगे आगे आपको जिस तरह 2018 से आगे आगे जाई जाएंगे या जिधर से भी जाएंगे तो करप्शन में इजाफा ही हुआ, कर्जे में इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। ये तो सिलसिला चलता आ रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। आसिफ बाजवा साहब, मुझसे जो है ना, आप जो है, बल्कि अदील आप बताइए कि अभी जो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी कहा कि पूरा उन्होंने तो शजरा खोल के रख दिया सामने सर, लेकिन मेरा सिर्फ एक सादा सा सवाल है कि सर ये इल्ज़ामात की सियासत आखिर कब ख़त्म होगी, कब आप लोग इससे बाहर आएंगे? और जैसा कि वज़ीर आला केपी के उन्होंने कहा है कि जी हर जुमेरात को जो है मैं अब अडियाला पे जो है मैं जाऊंगा जब तक कि मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती है। तो सर आप लोग का आखिर आइंदा का लाए अमल क्या है और ये सारी सिचुएशन को आप लोग किस तरह से टैकल करेंगे? क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी से वो यही बता रही हैं कि आप आवाम का एतमाद आप लोग खो रहे हैं। आपकी सियासत कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग की सियासत कहीं पसे पुश्त जो है वो जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये कौन सा पैरामीटर है जिसके ऊपर ये डिसाइड किया गया है कि हमारे पास अवामी ताकत जो है वो कम हो गई है? कौन सा पैरामीटर है? क्या आपने कोई सर्वे करवाया जिसमें उस सर्वे के नताइज जो है सर इलेक्शन की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही, अवाम कह रहे हैं सर, ये मैं नहीं कह रही। कौन से फार्स इलेक्शंस की आप बात कर रही हैं जो इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है और गैर आईनी तौर पर कुर्सी से चिपका हुआ है? आप कौन से फार्स इलेक्शंस की बात कर रही हैं जिसके ऊपर अपना कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो आके बयान दे चुका है कि हमसे 50-50 हजार वोट जो है ज्यादा डलवा कर नताइज तब्दील करवाए गए, और जिस दिन उसका बयान आया उस दिन के बाद से वो कमिश्नर ही लापता है, वही मंजर आम पे नहीं आ सका। पता नहीं अल्लाह जानता है कि जिंदा है या मार दिया गया उसको। आप कौन से इलेक्शंस की बात करें? ये इलेक्शन कमिश्नर जो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हो चुका है, 2 मरतबा इलेक्शंस मुलतवी करवा के, आप कौन सी जो है वो इलेक्शन की बात कर रही है इस मुल्क में जहां पे फौजी जो है, पुलिस जो है वो इलेक्शन के दफातर का जो है वो मुहासरा कर लें और कैंडिडेट को दाखिल ना होने दिया जाए, जहां पे कैंडिडेट के पोलिंग स्टाफ को, पोलिंग एजेंट्स को दाखिल ना होने दिया जाए, जहां पर पोलिंग एजेंट्स का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जो फॉर्म 45 है उसको ही तस्लीम ना किया जाए। वो फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो आपका अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर था। हमारी पिटीशंस को टेक्निकल बुनियादों पर फारिग कर दें। मतलब ये कोई पैरामीटर नहीं है कि जिससे आप ये फैसला करें कि अगर आप फॉर्म 47 जारी करके एक अवामी वोट को बूटों के तले रौंद कर
इलेक्शंस के नताइज तब्दील करके ठीक है, आप कह रहे हैं तो आप साथ रहिए। आसिफ बाजवा साहब आप सुन रहे हैं, आप जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं ये? नहीं, आप सुन लें, पूरी बात सुन नहीं, आपका तो पॉइंट आ गया अजीज साहब, आपका पॉइंट आ गया। आसिफ बाजवा से जवाब ले लेते हैं। नामजदगी जिन कैंडिडेट्स पर आपने केसेस बनाए, अदील अहमद साहब गिरफ्तार किया, जिनके कारकुनान खातिर जमा रखिए। अदील अहमद साहब जरा खातिर जमा रखिए, शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आसिफ बाजवा साहब को आपका सवाल आ गया, पॉइंट आ गया, उनका जवाब ले लेते हैं। खातिर जमा रखिए प्लीज। और ना कोई पैरामीटर ये डिसाइड करने का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई। आप अभी आवाम में देखे निकले, आप देखें। अदील अहमद साहब आपसे इल्तिमास है, खातिर जमा रखिए ताकि मैं उनका जवाब ले लूं। सर आपका पॉइंट आ गया जी। आसिफ बाजवा साहब जी मैं अर्ज करूं, जी जो बात करते हैं कि इलेक्शन जो कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने जो चट्टा साहब ने स्टेटमेंट दी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैं कहता हूं कि इनकी अगर बात मान ली जाए तो इनकी जितनी पिटीशन पड़ी हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वे चट्टा साहब को पेश करें और वहां पे जाके रिलीव ले लें। क्यों नहीं पेश कर रहे? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात इन्होंने की इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन जो था, इसको जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है, इसको अपॉइंट किया था बानी पीटीआई ने। नंबर 2। नंबर 3, ये कहते हैं कि वो चिमटा हुआ है। भाई अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन चुकी है, कौन पीटीआई या आप कौन गया है उनके खिलाफ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन के जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है ये चिमटा हुआ है, आप उसके खिलाफ जाएं। नंबर 3, ये बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। मुझे ये बताएं कि केपी में किसकी गवर्नमेंट है, किसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिए, किन लोगों ने वहां पे काउंटिंग की, किन लोगों ने वहां पे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 तैयार किए? ये उनकी गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने तैयार किए। अच्छा, तीसरी बात जो इससे पहले उन्होंने की, कर्जा लिया, बेरोजगारी ली, ग्रोथ किधर है, दहशतगर्दी है। अगर दहशतगर्दी जब 2018 के इलेक्शन के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो केपी में आपको याद होगा कि जेलों के दरवाजे खोल के इन्होंने सब दहशतगर्दों को फ्री कर दिया। उसके बाद मैं बात करूंगा कर्जे की, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। जितने कर्जे 2018 से पहले पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, जितनी भी चेंजेस आई, उन सब ने इतने कर्जे उन 70 सालों में नहीं लिए थे जितने कर्जे इन्होंने 4 सालों में लिए हैं। अब मैं जवाब देता हूं कि हमने इन 2 सालों में क्या किया है। जितने लोन एडजस्टमेंट इस गवर्नमेंट ने की है, कभी भी, और रिकॉर्ड चेक कर ले आप, स्टेट बैंक की या जो ऑफिशियल अकाउंट है उसकी गूगल कर ले उसको, जितने पैसे हमने रीएडजस्टमेंट कराई है आज तक किसी ने नहीं कराए। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप रिकॉर्ड चेक कर ले कि जब कभी भी नई जो उनके साथ एमओयू साइन होना होते हैं आईएमएफ के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ, तो आईएमएफ ने हमेशा, जब 4 साल गवर्नमेंट थी बानी पीटीआई की, उस वक्त की इनकी स्टेटमेंट निकाला। ठीक है शहबाज शाहीन, आपसे जानना चाहूंगी। शहबाज बताइए, जो पाकिस्तान की सियासत है, जमातों के अंदर जमहूरी अमल से ज्यादा खानदानी तसलसल आपको नजर आ रहा है, शख्सियत परस्ती है, और अंदरूनी जो ग्रोह बंदियां हैं वो चल रही हैं, तो सर हो क्या रहा है आखिर? ये देखिए, ये मसला आप 1985 से लेके तो 2024 के जो इलेक्शन तक ये चीज सिलसिला तमाम वो जमातों में चलता है, किसी में ज्यादा है और किसी में कम है। ये वतीरा हर वो सियासी जमात में है। अब देख लें आप, पीपल्स पार्टी में देखें तो मरूसी सियासत चलती आ रही है, आप पीएमएलएन में देखें मरूसी सियासत आ रही है, आज जमीयत उलमा इस्लाम में देखें तो तब भी वही आ रही है। अगर आपको उस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, वो तो हमेशा जो है पाकिस्तान की सियासत का ये वतीरा रहा है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें हमेशा मरूसी सियासत से ही कर रही हैं। लेकिन जो ये 63% जो हमारी जनरेशन है, ये आने वाले दिनों में शायद मरूसी सियासत का हिस्सा ना बने। और साथ साथ ये जो जितनी हमारी तरक्याती में, मैं दोनों अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था, पीएमएलएन के भी और पीटीआई के भी, तो बात सिर्फ ये है कि अवाम को डिलीवर कैसे करना है, अवाम में बेरोजगारी कैसे खत्म करनी है। अभी आपने एक रोज कबल मियां नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे के बाद उन्होंने एक टॉक की और वहां पे बैठ के सारी बात, और उन्होंने अपने भाई की और बेटी की तारीफें की हैं कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा चल रहे हैं, और मुझसे भी ज्यादा उन्होंने कहा ज्यादा ये डिलीवर कर रहे हैं। अब फैसला तो अवाम ने करना है कि डिलीवर क्या हो रहा है। बिल्कुल
फैसला अवाम ने करना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आसिफ बाजवा साहब आपका, जावेद उबाद साहब आपका, शहबाज शाहीन साहब आपका और अदील अहमद साहब आपका। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सियासत के शोर में बयानियों की इस जो धूल है, इल्ज़ामात की इस बारिश और दावों की इस गर्मा गर्मी में एक सच सबसे नुमाया है, अवाम की तरजीहात कहीं पीछे रह गई हैं। इक़्तिदार की जंग जारी है, बयानियों की इतराज खराज भी, मगर असल इम्तिहान वही है, क्या किसी ने अवाम की जिंदगी आसान बनाई है या नहीं। हमने आज ये सवाल रख दिए हैं, जवाब तारीख देगी, सियासत नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।